अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी के सनलाइट से सूरज से आने वाली जो एनर्जी है जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जब हम इसको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब दो बातें कही गई हैं, एक तो है कि लेस एनर्जी वाले जो कंपाउंड्स होंगे और होने भी कैसे चाहिए, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से मुराद है कार्बन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में इकट्ठे ना आए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं है। इसी तरह वाटर H2O, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं है। तो इसका मतलब है एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स के एनर्जी के जो रिच एनर्जी जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो उन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना। किसको इस्तेमाल करते हुए, बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी that is absorbed and converted into the chemical energy by chlorophyll and some other photosynthetic pigments is called as photosynthesis। अब इसमें सिंपली हमारे पास दो बातें इसकी डेफिनेशन में कही गई हैं कि हमारे पास लोअर एनर्जी वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हायर एनर्जी वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसके ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया है नीचे इक्वेशन में, जिसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं और अगर 12 कार्बन वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, साथ में लाइट होगी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है और एनर्जी रिच कंपाउंड है। इसके अलावा फ्री ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम जिसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा वाटर भी एंड पे रिलीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर आ जाता है और लाइट आ जाती है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जब हम बात करते हैं वाटर के हवाले से, क्योंकि वाटर की जो नेट यील्ड है वो ज़ीरो होती है, जितने वाटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उतने ही रिलीज़ हो रहे होते हैं, या जितने भी हम यूटिलाइज़ करते हैं उतने यूटिलाइज़ हो जाते हैं। एट दी एंड हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होता, नो नेट यील्ड होती है। तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को समराइज़ इस तरह कर सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, साथ में लाइट एनर्जी मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। तो ये ओवरऑल समराइज्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब हम बात जब करते हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस की, तो फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। जो फोटोसिंथेसिस होगी सिर्फ दिन के वक्त होगी, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन दिन के वक्त भी होती है और रात के वक्त भी होती है। तो हम इसको कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट टाइम। अब जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो हमारे पास है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, साथ में लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मौजूदगी में आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, हमारे पास ग्लूकोज बना देंगे, साथ में फ्री ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। जबकि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स बने थे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो सेलुलर रेस्पिरेशन में एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं। देखें, ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है इसमें एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में एज अ प्रोडक्ट रिलीज हुए थे। तो अब इसमें देखिए, जब हम इसको एज अ रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है इन सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। देखिए, जब एट डॉन एंड डस्क, जब सूरज तलू हो रहा हो और जब सूरज गरूब होने के करीब हो, तो उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जब लाइट की इंटेंसिटी कम है इसका मतलब है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको यूटिलाइज करता है
यूटिलाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। अब जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर रहा है और रेस्पिरेशन के नतीजे में रिलीज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज कर रहा है। इसका मतलब है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज कर देता है, और जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन उसको यूटिलाइज कर लेता है। इसका मतलब है नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर एट कंपनसेशन पॉइंट के कंपनसेशन पॉइंट में एटमॉस्फेयर और लीफ के दरमियान किसी किस्म का कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, तो इसको हम नाम देते हैं कंपनसेशन पॉइंट का। अब देखिए हमारे पास जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे अब सूरज तुलू होता जाएगा मज़ीद आगे, तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस के इंक्रीज़ होने से ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब देखें जो ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ गई है उसको हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करवाना है, तो हम उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करवा देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन का रेट है, रेस्पिरेशन का रेट तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, उसके लिए हमें उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही कि जितना फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ हो गया है। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनटेक करते हैं। इसका मतलब है एक तरफ हम ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अब दिन के टाइम क्या होगा कि हमारे पास गैसेस का तबादला होता है। कंपनसेशन पॉइंट के अलावा एटमॉस्फेयर और प्लांट्स की सरफेस के दरमियान गैसेस का तबादला होता रहता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पानी का, वाटर का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो अगर आपको लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया है या समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हमारे चैनल पे अगर आपको कोई सजेशन देनी है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।